फ्रेंड्स, वेलकम टू नित्या वेज। और आज हम करने वाले हैं यूजीसी नेट सिलेबस के अंदर हमारा जो एक टॉपिक आता है लिटरेरी टर्म्स का, जिसके अंदर हमें जो टर्म्स हैं लिटरेचर के अंदर जो टर्म्स यूज करते हैं उनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन इसमें से आते हैं। तो चलिए आज से हम शुरू करते हैं इस टॉपिक को कवर करना, और वन बाय वन एक एक करके हम सारे जो लिटरेरी टर्म्स हैं उनको यहाँ कवर करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिटरेरी टर्म्स, लिटरेरी टर्म्स वो होती हैं जो लिटरेचर के अंदर, इंग्लिश लिटरेचर में जो टर्म्स पोइट्री के अंदर जो पोइट्स ने या राइटर्स नॉवलिस्ट ने जो यूज करी है अपने वर्क्स के अंदर, जिस फॉर्म को यूज किया है उसे लिटरेरी टर्म्स बोलते हैं। तो चलिए आज सबसे पहले हम पढ़ते हैं एलिगरी के बारे में। एलिगरी, एलिगरी क्या होती है? ये एक ऐसी लिटरेरी टर्म है जो कि हमेशा से पोइट्री में यूज होती आई है। ये चौसर के एज से या उससे पहले भी यूज होती थी, मिडिल एज में भी यूज होती थी, बाइबलिकल टर्म में भी यूज होती थी, और आज मॉडर्न टर्म्स में भी, आज मॉडर्न लिटरेचर में भी इसका यूज होता है। तो जानते हैं सबसे पहले कि एलिगरी होता क्या है। एलिगरी, इट इज a story in which people, things and happenings have a hidden और symbolic meaning। इसके अंदर क्या होता है, जो पोएट होता है या जो राइटर है, नॉवेलिस्ट है, जो भी अपना जो वर्क लिखा है जिसने, उस वर्क के अंदर वो एक ऐसी कोई स्टोरी का यूज करेगा या ऐसी स्टोरी का यूज करेगा जिसका जो बात तो किसी और की कर रही होगी सामने, लेकिन उसका हिडन मीनिंग किसी दूसरे की तरफ होगा। मतलब वो कह कुछ रहा होगा तो उसका इशारा किसी दूसरे की तरफ होगा। इसे एलिगरी बोलते हैं। आप इसका हिंदी में मतलब जान लीजिए तो आपको और अच्छे से इसका जो मीनिंग है वो क्लियर हो जाएगा। इसको हिंदी में रूपक बोलते हैं। रूपक, रूपक की मतलब किसी का रूप दे करके किसी दूसरे व्यक्ति को, उस व्यक्ति का एक सिंबॉलिक रूप दे करके अपनी बात को कहना। क्योंकि पोइट्री ऐसी चीज होती है जिसमें कोई व्यक्ति दूसरे जो राइटर्स या पोइट्स होते हैं वो दूसरे पर डायरेक्ट कमेंट करने की बजाय इनडायरेक्ट कमेंट करते हैं किसी व्यक्ति को, उसका रूपक या उसका पर्सोनिफिकेशन करके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज यूज फॉर टीचिंग आइडियाज एंड मॉरल वैल्यूज। ये कोई भी अपना आइडिया है या कोई मॉरल वैल्यूज है उनको बताने के लिए, अपने वर्क में एक मैसेज देने के लिए सोसाइटी को, वो इस तरह की चीज का यूज करते हैं। अब ये फॉर्म, इसका ये नरेटिव होती है फॉर्म में, और डिलीवर ब्रॉडर मैसेज अबाउट रियल वर्ल्ड। इसके अंदर जितनी स्टोरी बताई जाती है उससे कहीं ज्यादा ब्रॉड मैसेज वो सोसाइटी को देती है रियल वर्ल्ड के बारे में। क्योंकि आज तो मॉडर्न जो टाइम है उसके अंदर लिटरेचर लिखा जाता है, लेकिन जब लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर लिखना शुरू हुआ था उस समय क्या थे, किंग्स होती थी, क्वींस होती थी। अगर उनके समय में पोइट्स जो होते थे, राइटर्स होते थे, क्योंकि ये लोग सोसाइटी का एक मिरर होते हैं, सोसाइटी का आईना होते हैं। ये लोग जो लिखते हैं उससे पता चलता है कि उस समय का समाज कैसा था, कैसा है। तो ये लोग जो लिखते थे, अब अगर उन्हें कुछ जैसे कि कोई क्वीन है या कोई किंग है या उनके समय में कोई वॉर हुआ या उसके बारे में जो वो अपने थॉट्स वगैरह प्रेजेंट करना चाहते थे, अगर वो डायरेक्ट किसी के बारे में कुछ बोलेंगे तो वो लोग उन्हें नहीं पकड़ लेंगे। तो इस तरह से अपने आप को भी सेफ रखने के लिए ये लोग अक्सर एलिगरी का यूज करते थे और उसके थ्रू एक इनडायरेक्ट मैसेज देते थे और सोसाइटी को अपनी बात समझाते थे, जिससे लोग समझ भी जाते थे और कुछ डायरेक्टली किसी को कुछ खा भी नहीं जाता था। अब इसके अंदर हम एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। एक बहुत ज्यादा जो क्लासिकल जो एलिगरी है, एलिगरी को भी कई पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक क्लासिकल एलिगरी हो गई या एक हिस्टोरिकल एलिगरी हो गई। इसी तरह मॉडर्न और मेडिवल एलिगरी है। मेडिवल जो इरा आया था उसके अंदर एलिगरी का यूज काफी ज्यादा होने लगा था, और उसके बाद में मॉडर्न एलिगरी आती है। जो क्लासिकल एलिगरी है उसके अंदर प्लेटो ने एक बड़ी फेमस एलिगरी का यूज किया है, एंड दैट इज द एलिगरी ऑफ द केव। ये एक इवेंट, एक स्टोरी ऐड की इन्होंने। इनका जो एक फेमस वर्क था द रिपब्लिक, ये इनका एक फेमस वर्क था, और इस वर्क के अंदर इन्होंने सोसाइटी को एक मैसेज देने के लिए एक एलिगरी का यूज किया, एक स्टोरी का यूज किया, और ये एलिगरी थी एलिगरी ऑफ द केव। ये जो स्टोरी होती है उसमें ये दिखाया है प्लेटो ने कि एक केव है, एक गुफा है जिसका दरवाजा बंद है, और उस जो गुफा है उसकी जो दीवार है एक, उसके ऊपर जिन्होंने उनको कैद किया है उसने उस दीवार के ऊपर बाहर कुछ क्रिएचर्स रखे हैं, और उनकी जो शेडो है इस तरह से दीवार के ऊपर गिरती है, ऐसे लगता है जैसे कि वो लोग रियल हैं। और जो लोग अंदर कैद थे उनको ऐसे लगता था कि केव के अंदर जो लोग थे उनको ऐसे लगता था कि वो उनका जो केव के अंदर जो लोग थे उनका मुंह सिर्फ उस दीवार की तरफ होता था, और उस दीवार पे जो इमेज वो दिन रात देखते रहते थे
उनमें उन्हें यही चीज नजर आती थी कि बाहर लोग हैं, सेना है, हथियार लिए हुए हैं और वो कैद में है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं था। तो वो उसी इमेज को देख करके, केव के अंदर की इमेज को देख करके डरते रहते थे। एक बार एक व्यक्ति हिम्मत करता है, वो केव के बाहर की तरफ आता है, बाहर आता है, अपना रास्ता बनाता है और जैसे तैसे करके वो मेहनत करके बाहर आ जाता है गुफा से। और जब वो बाहर आता है गुफा से तो वो देखता है कि गुफा के बाहर काफी रोशनी है, वहां अंधेरा नहीं है और साथ में ही वहां पे जो कुछ उन्हें इमेजिनेशन दिख रही थी वैसा कुछ नहीं है, वो तो एक शेडो है, जो कि वहां पर कुछ पुतले वगैरह खड़े किए गए हैं, उनकी गिर रही है, फायर को बंद किया जाता था वहां पे। इस कारण से वो लोग वो इमेजिनेशन उनको दीवार पे दिख रही है, वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। तो वो जो व्यक्ति है जिसे अब रियलिटी का पता लग गया, वो गुफा में वापस जाता है और वो बोलता है कि तुम लोग भी बाहर आओ, देखो वहां पे ऐसा कुछ नहीं है और रियलिटी में ये सब एक शेडो है। जबकि जो गुफा के अंदर बाकी जो लोग होते हैं वो अपने आप को इतना इंटेलिजेंट समझते हैं, वो कहते हैं कि नहीं भाई, हमें पता है तुम तो पागल हो और रियलिटी यही है जो हमें दीवार पे नजर आ रही है। तो ये एक मैसेज प्लेटो ने दिया था अपने वर्क के अंदर। उन्होंने कहा था कि व्यक्ति जो होता है वो अपनी जो सोच होती है उसी की गुफा में बंद हो जाता है और अपने आप को सही समझता है, जबकि उसे अपनी सोच, अपनी थिंकिंग को हमेशा ब्रॉड रखना चाहिए। जो हमेशा जो उसे के सामने जो उसे सही लग रहा है, उसे जो दिख रहा है, जिसे वो समझ रहा है, उसे रियलिटी जानने की हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। तो एक बड़ा ही अच्छा पॉलिटिकल मैसेज, एक सोशल मैसेज प्लेटो ने अपने इस वर्क में दिया था इस एलिग्री को यूज करके। तो ये बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं हिस्टोरिकल जो एलिग्री का एग्जाम्पल। ये जोहन ड्राइडन का एक वर्क है, एब्सोलम एंड एसिटोफेन। ये 1681 में पब्लिश हुआ था ये वर्क, और इस वर्क के अंदर जोहन ड्राइडन ने एलिग्री का यूज किया है और वो एलिग्री है हिस्टोरिकल एलिग्री। इसके अंदर एक किंग है जो रियलिटी में किंग है, चार्ल्स सेकंड, और ये जो वर्क है इसके अंदर किंग डेविड नाम का एक करेक्टर है जो रिप्रेजेंट कर रहा है चार्ल्स सेकंड को। और किंग डेविड के जो शासनकाल है उसके समय ड्यूक ऑफ मनमाउथ, ड्यूक ऑफ मनमाउथ रिबेलियन कर देते हैं, विद्रोह कर देते हैं। ये इन्होंने अपनी स्टोरी में दिखाया है एब्सोलम एंड एसिटोफेन में। और और ये जो एलिग्री है ये रिप्रेजेंट कर रही है चार्ल्स सेकंड और उनके जो मनमाउथ, जो इनके समय में एक व्यक्ति है, ड्यूक हम कह सकते हैं। ये यहाँ पे किंग डेविड का सन दिखाया गया है वर्क के अंदर, और ये वास्तव में शायद ड्यूक है, और ये रिबेलियन कर देता है। तो इसकी रिबेलियन को चार्ल्स सेकंड के समय में रिप्रेजेंट किया गया है एलिग्री में फिक्शनल कैरेक्टर के द्वारा। ये सिंबॉलिक कैरेक्टर है किंग डेविड। तो इस तरह से ये हिस्टोरिकल जो एलिग्री उसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल्स भी है, जैसे एडमंड स्पेंसर का वर्क है द फेरी क्वीन। अब जो ये फेरी क्वीन जो ये वर्क है इसके अंदर नाइट्स हैं, इसके अंदर कुछ नाइट्स हैं, इसमें कई नाइट्स हैं, और ये नाइट्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं वर्च्यूज को। तो इस तरह से ये भी एक द फेरी क्वीन है, ये भी एक एलिग्री का एग्जांपल है। विलियम शेक्सपियर का वर्क है द टेम्पेस्ट, इसके अंदर भी एलिग्री का यूज किया गया है। और जोहन बुनियान का एक वर्क है द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। इसके अंदर जो पिलग्रिम्स हैं, जो क्रिश्चियन लोग हैं, वो एक यात्रा पे जाते हैं, धार्मिक यात्रा पे जाते हैं, और जो इनकी यात्रा में जो स्टोरी जॉन बुनियान ने क्रिश्चियंस की रिलीजियस जो विजिट है उसकी जो स्टोरी दिखाई है वो सिंबलाइज कर रही है जो सॉल होती है उसकी हेवन के अंदर प्रोग्रेस को। तो इस तरह से ये जोहन बुनियान का ये काफी अच्छा एक एलोग्रिकल एग्जाम्पल है। अब ये फेरी क्वीन, विलियम शेक्सपियर, जॉन बनियान, इनके जो वर्क्स हैं, ये एडमंड स्पेंसर के ये मॉडर्न उसके लिटरेचर या मॉडर्न जो पोएट्री है उसके एग्जांपल्स हम ले सकते हैं। इसके साथ ही जो मॉडर्न समय में एक बड़ा ही फेमस एलिग्री है, और वो है कि जो न्यूटन के सिर पे जो एप्पल गिरता है जिससे वो ग्रेविटेशन का लॉ होता है उसको डिस्कवर करता है। ये जो एग्जाम्पल है कि एक एप्पल का न्यूटन के सिर पे गिरना, ये भी एक काफी सुंदर एलिग्री है जो कि इस फैक्ट को क्लियर करती है कि कैसे ग्रेविटेशनल फोर्स क्रिएट होती है, कैसे ग्रेविटेशनल फोर्स काम करती है। तो चलिए इसी के साथ ये हमारा कंसेप्ट यहीं कवर होता है। होप सो आपको समझ आया होगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ, एक नए लिटरेरी टर्म्स के साथ। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।